चलिए इस वीडियो में हम लोग गणित के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 में, तो उनमें से कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि ये डिस्कस करना जो है और इस तरह के वीडियो को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जिससे कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ सकें। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है कि किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। दूसरा ऑप्शन है, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। तीसरा है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इनमें एक से अधिक उत्तर है। चौथा है, वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें निश्चित संख्या में उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन। अब प्रश्न उठता है कि तीसरा ऑप्शन क्यों सही है। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्तर है वह बहुत सारा हो सकता है, जैसे 4 गुना 6 भी 24 होगा, 2 गुना 12 भी 24 होगा, 3 गुना 8 भी 24 होगा न, -8 गुना -3 भी 24 होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो गणित के ऐसे प्रश्न जिनके अनेक उत्तर हो सकते हैं उसको हम मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं, और गणित के ऐसे प्रश्न जिनका केवल निश्चित संख्या में उत्तर हो सकता है उसको हम वृद्ध अंत माना बंद, क्लोज्ड अंत वाला प्रश्न कहते हैं न। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं हम कि 4 + 3 कितना होगा, तो इनका उत्तर एक ही है कि 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा। आपको हम ये पूछे कि 5 और 9 के बीच कौन कौन सी प्राकृत संख्या है, तो उसका आंसर फिक्स है कि 5 और 9 के बीच 6, 7, 8 ये 3 प्राकृत संख्या है। तो ऐसे जो प्रश्न है जिनका निश्चित संख्या में उत्तर होता है, यानी एक या अधिक लेकिन निश्चित संख्या में उत्तर होता है, तो उसको वृद्ध अंत वाला प्रश्न कहते हैं। लेकिन जिनके अनगिनत उत्तर हो सकते हैं उसको मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण कि 5 और 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, तो वह कैसा प्रश्न हो जाएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ जो है किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इनमें एक से अधिक उत्तर है। देखिए 17 नंबर का यहाँ पर, वैसे अभी जो बता रहे हैं उनके अनुसार दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = व्हाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का, देखिए सीमित उत्तर कहे कि वृद्ध उत्तर कहे कि बंद उत्तर कहे, तो इसका मतलब वही है कि जिसका निश्चित संख्या में हल हो। तो 5 + 3 = व्हाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा। देखिए ये प्रश्न तो सीमित उत्तर बना है, 5 + 3 = व्हाट, 8 होगा।
लेकिन इसको आपको मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में क्या करना है, बदलना है। तो ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका तो एक ही उत्तर होगा 8, नहीं होगा। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो, तो 3। इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 5 और 3 का योग क्या होगा, 8। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है, कोई ऐसी दो संख्या बताए जिनका योग 8 है, तो बहुत सारा इसका उत्तर हो सकता है। जैसे 6 + 2 8, 4 + 4 8, न -2 + 10 = 8। तो ये हो गया आपको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो ये सीमित वाला उत्तर वाला प्रश्न है। इसको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यदि आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाना पड़ेगा कि कोई ऐसी दो संख्या बताए जिनका योग 8 है। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां यानी एक्टिविटी, मेंटल गणित से रिलेटेड एक्टिविटी महत्वपूर्ण है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटल मैथ जो कि हम ओरल रूप से बच्चों से पूछते हैं न, या उसको बताते हैं, तो उसी को मेंटल मैथ कहा जाता है। तो वो जरूरी है क्योंकि मानसिक संगणना, ऑप्शन 1 है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का, मेंटल कैलकुलेशन, संगणना मीन्स कैलकुलेशन संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच के संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। दूसरा है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्रदान करना। तीसरा है कलन विधि, एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं में समस्या का समाधान करना। चौथा है परिकलन, परिकलन या संगणना एक ही शब्द है, में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करना। देखिए कोई भी चीज़ हम यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे इस दृष्टि से हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चा उसको आत्मसात करे, जीवन में उसका उपयोग कर सके, इस दृष्टि से पढ़ाना चाहिए। तो ये नकारात्मक ऑप्शन है, इसीलिए ये नहीं होगा। दूसरी बात, एल्गोरिदम वाली बात जो है वह हायर क्लास की चीज़ है, ठीक है। तो आप बच्चों के शिक्षक बनने जा रहे हैं 1 to 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मानसिक गणित में पेपर पेंसिल का यूज तो क्या ही नहीं जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तब कौन सा ऑप्शन होगा कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की क्या करता है, कोशिश करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जुगाड़ पद्धति से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा अब है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण, व्यवहारिक उपकरण क्या है, जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटर है, वह क्या हो गया, व्यवहारिक उपकरण हो गया गणित में। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर
प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो देखिए, कैलकुलेटर या और भी जो गणित में प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रकार बक्स का जितना भी सामान है वो व्यवहारिक उपकरण हो गया, तो उन सब का जो प्रयोग किया जाता है तो इसलिए नहीं किया जाता कि इससे मानसिक परिकलन की गति बढ़ जाएगी। कैलकुलेटर उपयोग करेगा बच्चा तो क्या उसका मानसिक परिकलन की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने माइंड से जब वो गणना करेगा ही नहीं तो वो कहाँ से बढ़ेगी। दूसरा, परीक्षा में बेहतर, तो परीक्षा वाली बात को ध्यान में रख करके तो हमको कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों का क्या है, महत्व है। अगला है, निम्नलिखित में कौन खुला अंत वाला प्रश्न है। वही मुक्त अंत वाला प्रश्न जो अभी हम बताए थे, मुक्त अंत वाला और बंद अंत वाला, तो वही चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। पहला, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, 15 से 3 को आपको गुना करना है, तो किस तरह से करेंगे। या तो 15 को 3 से सीधे गुना करेंगे, या 15 को 3 बार आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे न, या 15 को 10 + 5 लिख करके उसको 3 से गुना करेंगे, 10 गुना 3 और 5 गुना 3, तो भी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका तरीका क्या है, फिक्स है, बहुत ज़्यादा इसका तरीका नहीं है, निश्चित संख्या में तरीका है गुना करने का। तो ये जो है आपको खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है कि आप 15 को 3 से कैसे गुना करेंगे। लेकिन वही दूसरा ऑप्शन जो है कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 है, तो यहाँ पर फिर ढेर सारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 9 गुना 5 45 न, 5 गुना 9 45, 15 गुना 3 45 न, -5 गुना -9 बराबर 45। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी जिनको गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, 45 होगा। तो इनके अनेक उत्तर हैं दूसरे प्रश्न के, इसलिए यह खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला प्रश्न है। बंद अंत वाला, वृद्ध अंत वाला या सीमित उत्तर वाला प्रश्न ये नहीं है, ये खुला अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। प्राइमरी लेवल पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। पहला है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। उनमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। देखिए, मोटी और बड़ी होना चाहिए तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बस्ता का बोझ कम करने के लिए कह रहा है, ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ने कह रहा है। तो मोटी और बड़ी पाठ्य पुस्तकों का प्राइमरी स्तर पर कोई औचित्य नहीं है। तो ये प्राइमरी लेवल पर गणित के पाठ्य पुस्तक की विशेषता कभी नहीं हो सकती। केवल बहुत सारे अभ्यास दिया रहे किताब में, तो किताब तो वह बोझिल हो जाएगा बच्चों के लिए, बच्चा डरना शुरू कर देगा। इसलिए यह भी गणित के पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है प्राइमरी लेवल पर। ये दो विशेषता होनी चाहिए, गणित का पाठ्य पुस्तक प्राइमरी लेवल पर आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, इससे बच्चे इसमें रुचि लेंगे। और दूसरा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा किया जाना चाहिए। ये दोनों विशेषता प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए गणित के पाठ्य पुस्तक में। लेकिन इसमें बेहतर कौन है न, चूँकि आपको ये ध्यान रखना है कि CTET के जो प्रश्नों के ऑप्शन होते हैं उसमें एक से अधिक ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बेहतर ऑप्शन का क्या करना है, चयन करना है। तो निश्चित रूप से इसमें बेहतर ऑप्शन यही है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा देना चाहिए न। इससे बच्चे जो है
संदर्भ के द्वारा यदि अवधारणाओं का परिचय दिया जाएगा तो बच्चे उन अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ सकेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, देखिए संख्या की समझ के लिए पंक्तिबद्धता तो जरूरी है न, गणना ये भी जरूरी है, अंक लिखना ये भी जरूरी है, लेकिन संरक्षण जो है संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण जो है वह आयतन, भार आदि की समझ के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो कुल मिलाकर 3, 4, 2, 6 क्वेश्चन न 4, 3, 7 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या बताया। ये इस तरह का पहला वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, आप लोग इसको देखें और बताएं क्या इस तरह अच्छा रहेगा, तो फिर मैं इस तरह के और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।